हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th का फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। तो उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या है और इसकी गणना करेंगे और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो हमें देखना है, हमें पढ़ना है क्या, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। ठीक है, तो उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या होता है। यदि सबसे पहले इसके अगर हम सिद्धांत पे बात करें तो इसको अगर हम एक फिगर से बताते हैं और फिगर से इस सिद्धांत को हम याद करा देंगे। तो यहाँ पे फिगर पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और समझना है। मान लेते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, मान लेते हैं ये कोई सतह है। ठीक है, और इस सतह के ऊपर है एयर। ठीक है, और नीचे क्या है, ग्लास है। मतलब ऊपर एयर मतलब क्या है, वायु है, और नीचे क्या है, कांच है। तो ये दोनों सतह है और ये सतह के ये बीच का हिस्सा है, मतलब ये एयर माध्यम है, वायु माध्यम, और ये क्या है, कांच माध्यम है। तो ये दो माध्यम है। तो यदि तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि ये विरल माध्यम है। ठीक है, और ये कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। ये बात तो हम जानते हैं ना, जो वायु होता है वो कांच की अपेक्षा विरल माध्यम होता है, और कांच क्या होता है, सघन माध्यम होता है। क्यों, और सघन विरल माध्यम सघन माध्यम किसे कहते हैं, तो जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं, और जिसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है, उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। आप जाहिर सी बात है कि एयर में जो वायु होता है उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी, क्योंकि आपसे ही कह दिया जाए कि यदि आप जो क्या होता है वायु में आप दौड़िए तो वायु में तेजी से आप दौड़ पाएंगे, जबकि कांच में आपसे दौड़ने के लिए कह दिया जाए तो आप दौड़ पाएंगे नहीं, ना दौड़ पाएंगे। इसलिए तो वो तो प्रकाश है, तो वायु में प्रकाश की चाल अधिक होती है। ठीक है, और क्या होती है, कांच में धीरे होती है। तो इसीलिए विरल माध्यम, ये सघन माध्यम। इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम उत्क्रमणीयता का सिद्धांत पे आते हैं। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई भी प्रकाश की किरणें आपतित होती है, ठीक है, तो जहाँ पर आपतित होती है वहाँ से हम क्या कर लेते हैं, एक हम अभिलंब खींच लेते हैं। ऐसे हमने अभिलंब ले लिया। ठीक है, और ये क्या होती है, इसका गुण है कि जब विरल से सघन माध्यम में आएगी तो ये क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर झुकती हुई चली जाती है। मतलब अभिलंब की ओर झुक जाती है, जबकि इसको जाना तो ऐसे चाहिए था। समझ में आ रहा है ना। तो सबसे पहले इसको नाम आपको पता होना चाहिए। ये जो है इसे हम आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण। ये क्या है, अभिलंब है। और ये जो आ रही है इसे हम अपवर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, तो इतना नाम आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक और आपको पता होना चाहिए कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसे हम आई से दर्शाते हैं, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसे हम आर से दर्शाते हैं। ठीक है, तो इतना बात तो आपको पता होना चाहिए। आई क्या है, आपतन कोण, और आर क्या है, अपवर्तन कोण है। ये हमने अपवर्तन जब पढ़ाया था टॉपिक तो उसमें हमने सब बताया है। ठीक है, तो इतना बात अगर आप समझ गए होंगे तो आपको ये समझना बहुत ईजी हो जाएगा। यदि यहाँ पे थोड़ी सी आपको ध्यान देना है, ये जो प्रकाश की किरणें आ रही है, अपवर्तित किरणें, यदि हम इसके आगे हम क्या लगा देते हैं, दर्पण लगा देते हैं, एक दर्पण रख देते हैं। और दर्पण क्यों रखते हैं कि हम चाहते हैं कि प्रकाश की किरणों को हम क्या कर दें, परावर्तित कर दें। क्योंकि दर्पण का मतलब ही होता है कि जो प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देती है उसे दर्पण कहते हैं। तो ये क्या करेगी, प्रकाश की किरणों को परावर्तित करेगी। तो मान लेते हैं प्रकाश की किरणें ऐसे आ रही हैं, अब पुनः क्या हो जाएंगी, जब दर्पण से टकराएंगी तो ये पुनः क्या होती है, उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं जिस मार्ग से आई हुई होती हैं। समझ में आ रहा है, जिस मार्ग से प्रकाश की किरणें आई होती हैं उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं, और यही है उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। तो हम भैया सिद्धांत को कहेंगे कैसे, तो कहना यही है कि उत्क्रमणीयता के सिद्धांतों के अनुसार यहाँ पे कौन सी घटना हो रही है, प्रकाश का अपवर्तन की घटना हो रही है ना। तो हम ये कहेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात यदि प्रकाश के मार्ग को विपरीत किया जाए तो प्रकाश उसी मार्ग का अनुसरण करता है जिस मार्ग से आया हुआ होता है। यही आपको नियम है। समझ में आया क्या कहा जा रहा है। देखिए एक बार और मैं बोल रहा हूँ, समझिए। मतलब कहा यह जा रहा है कि प्रकाश का यहाँ पे अपवर्तन की घटना हो रही है, तो आपको यही कहना है कि प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात
यदि प्रकाश के मार्ग को विपरीत कर दिया जाए, हम चाहते हैं कि इसको विपरीत भेजें, इसको वापस भेजें, ठीक है। तो यदि प्रकाश के मार्ग को विपरीत कर दिया जाए तो प्रकाश के किरणें या प्रकाश उसी मार्ग का अनुसरण करता है। अनुसरण का मतलब उसी मार्ग से वापस जाता है जिस मार्ग से आया हुआ होता है। तो यही आपका नियम है। तो नियम एक बार और मैं सीक्वेंस में बोल रहा हूं, आप ध्यान से लिखिएगा। क्या लिखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात प्रकाश उसी मार्ग, सॉरी यहाँ से इस तरह लिखना है कि प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात यदि प्रकाश के किरणों को विपरीत कर दिया जाए तो प्रकाश उसी मार्ग का अनुसरण करता है जिस मार्ग से आया हुआ होता है। तो आशा करते हैं आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जिस मार्ग से आया हुआ होता है उसी मार्ग का अनुसरण करके वो वापस चला जाता है। यही है उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। तो यहाँ पे मैं सिद्धांत को लिख दे रहा हूँ, आप लिखेंगे क्या? लिखेंगे यही कि प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात यदि प्रकाश के मार्ग को विपरीत किया जाए तो प्रकाश उसी मार्ग का अनुसरण करता है जिस मार्ग से आया हुआ होता है, और उसे ही हम क्या कहते हैं? उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। मतलब आपको यह लिखना है कि उत्क्रमणीयता के सिद्धांतों के अनुसार प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात यदि प्रकाश के मार्ग को विपरीत किया जाए तो प्रकाश उसी मार्ग का अनुसरण करता है जिस मार्ग से वो आया हुआ होता है। प्रकाश ऐसे आया था, फिर से वापस उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए निकल जाएगा, वापस चला जाएगा। तो यही है उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। परंतु यदि हम इसको गणितीय रूप में लिखें, तो यदि हम इसका गणितीय रूप यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यदि हम गणितीय रूप पे इसकी चर्चा कर लें, गणितीय रूप में अगर हम जाने तो ये क्या है? एयर है, ये एयर है, और ये क्या है? ग्लास माध्यम है। तो यदि हम एयर के सापेक्ष मतलब जो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालें, ठीक है, यहाँ पे लिख ले रहे हैं, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हम देखें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा ना, क्योंकि अपवर्तनांक बराबर ये होता है साइन आई बटे साइन आर, ठीक है। तो ये हो गया। परंतु यदि हम वायु के सापेक्ष जल का कांच का अपवर्तनांक ऐसे निकल गया, परंतु अब हम कह रहे हैं कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक देख लेते हैं। तो यदि हम जस्ट इसके विपरीत अगर हम करें कि कांच के सापेक्ष किसका? वायु का अपवर्तनांक निकाले, तो जी म्यू ए इक्वल टू हो जाएगा साइन आर बटे साइन आई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? साइन आर बटे साइन आई हो जाएगा। ये हो जाएगा कि नहीं? तो इसको यदि हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और इसको समीकरण सेकेंड ले लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को यहाँ पे थोड़ी सी हम यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को गुणा करने पर, मतलब समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड में को हम दोनों को गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलेगा यहाँ पे ए म्यू जी गुणे जी म्यू ए। ये हमें मिल गया ए म्यू जी गुणे ए म्यू जी गुणे जी म्यू ए। यहाँ पे हमने गुणा करा दिया इधर दोनों का। अब इसका हम गुणा कराते हैं तो ये क्या मिलेगा? साइन आई बटे साइन आर गुणे साइन आर बटे साइन आई, यही तो मिलेगा ना। अब यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देंगे, नीचे क्या है? साइन आर है और ऊपर भी साइन आर है, तो साइन आर से साइन आर कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर साइन आई है, इधर भी नीचे भी साइन आर है, तो साइन आई से साइन आई भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो गए चारों। तो अब क्या मिला? ए म्यू
जी गुणे जी म्यू ए इक्वल टू 1 मिला कि नहीं। अब यहाँ से थोड़ी सी आपको ध्यान देने हैं बात कि ए म्यू जी को यहीं पे छोड़ देते हैं और जी म्यू ए इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कर आएगा, तो ए म्यू जी इक्वल टू हो जाएगा जी म्यू ए। यही है उत्क्रमणीयता का सिद्धांत का आपकी गणितीय रूप, मतलब ए म्यू जी इक्वल टू 1 जी म्यू ए। तो ये गणितीय रूप में हमने बताया, ये इसका क्या है जो परिभाषा के रूप में इसका जो नियम है ये हमने बता दिया। तो एक बार और मैं नियम को यहाँ पे स्पष्ट कर दूं, तो नियम क्या है कि जब प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात यदि प्रकाश के मार्ग को विपरीत किया जाए तो प्रकाश उसी मार्ग का अनुसरण करती है जिस मार्ग से आई हुई होती है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यदि इस वीडियो से आपको सीखने को मिला हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सपोर्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी उतने मतलब ज़्यादातर बच्चे नहीं जुड़े हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हो सके तो जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो केवल उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, या आप लिख सकते हैं PBC ब्रदर सर। आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आप क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं चैप्टर वाइज सीक्वेंस में, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का। उस लिंक पे क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।